हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, भूगोल की पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। इसी के संदर्भ में हमने बिग बैंग थ्योरी को समझा था और फिर हमने ये भी जाना था कि हमारा सौरमंडल कैसे बना। इसके संदर्भ में हमने कांट और लाप्लास का जो निहारी का सिद्धांत है वो पढ़ा था। चैम्बरलिन और माल्टेन का ग्रहाणु सिद्धांत पढ़ा था और फिर हमने ज्वारीय परिकल्पना पढ़ी थी। तो फ्रेंड्स, आज इसी कल्पना को आगे बढ़ाते हुए या इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में ये जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, और फिर हम ये जानेंगे हमारी पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप हैं, ये वर्तमान स्थिति में कैसे आए। क्योंकि जब हमारी पृथ्वी बनी तो प्रारंभ में केवल एक ही महाद्वीप था, जिसको महाद्वीप कहा गया और नाम रखा गया पेंजिया। उसी तरह से हमारे जो महासागर हैं, प्रारंभ में केवल एक ही महासागर था, जिसका नाम है पैंथलासा। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास इसी पर फोकस होगी कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और फिर हमारे जो वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं और जो महासागर हैं, ये कैसे बने। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, हमने पिछली क्लास में ये समझ लिया था कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमें ये जानकारी मिलती है। हमने ये समझ लिया था कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग हुआ। और बिग बैंग का मतलब क्या है कि पूरा ब्रह्मांड एक छोटा और गर्म और घना बिंदु था, एक छोटा सा पॉइंट था जिसमें विस्फोट हुआ और हमारे इस ब्रह्मांड का फैलाव हुआ, विस्तार हुआ, अचानक फैलाव हुआ और ऊर्जा और कण बने। और उसके बाद प्रारंभ में पहले हल्के तत्व बने जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, और कुछ मिनटों में ही न्यूक्लियोसिंथेसिस तत्वों का निर्माण हुआ। न्यूक्लियोसिंथेसिस का मतलब हुआ यही हल्के हल्के तत्व जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसे। उसके बाद लगभग 3.8 लाख वर्ष बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हुआ कि परमाणु बनने लगे। लगभग 3.8 लाख वर्षों बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हुआ कि परमाणु बनने लगे और ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ। फिर धीरे धीरे तारे और आकाशगंगाएं बनी। बिग बैंग के करोड़ों वर्षों के बाद तारे और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। फिर गुरुत्वाकर्षण से गैसों के बादल सिकुड़े और तारे व आकाशगंगाएं बनी। तारों में भारी तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन आदि बने और फिर सुपरनोवा विस्फोटों से ये भारी तत्व अंतरिक्ष में फैले। परिणामतः हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। और लगभग कब हुई? अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का निर्माण कब हुआ, तो आप कहिएगा 4.6 अरब वर्ष पहले हमारा सौरमंडल बना। अगर कोई आपसे पूछे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, तो मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी में बताया कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आप लगभग में कह सकते हैं 14 अरब वर्ष पहले, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट बताना हो तो आप कहिएगा 13.8 अरब वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। जैसे कि हमारी आकाशगंगा, जिसको कहते हैं मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मिल्की वे। आपके लिए एक प्रश्न मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं, हमारी सबसे करीबी या हमारी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो हमारी जो आकाशगंगा जिसका नाम है मिल्की वे, इसके एक हिस्से में गैस धूल का बादल इकट्ठा हुआ। गैस और धूल का बादल इकट्ठा हुआ और इसका केंद्र बना सूरज, जैसे कि हमने पिछली क्लास में जाना था, निहारी का सिद्धांत जो कांट और लाप्लास दोनों ने मिलकर दिया था। इसका केंद्र सूरज बना और बचे हुए पदार्थ चक्री से ग्रहाणु बनकर धीरे धीरे ग्रह बने। मैंने आपको पिछली क्लास में वीडियो दिखाई थी, अगर आप चाहें तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखो, ये आपके सामने बिग बैंग की वीडियो है। बिग बैंग एक जो कि छोटा सा एक बिंदु था, एक रेत के कण जैसा आप कह सकते हैं, और उसमें अचानक से ऐसा विस्फोट हुआ और हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ये ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, इसका कोई केंद्र नहीं है, यह हर तरफ से फैलता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है बिग बैंग, एक महाविस्फोट जिसको कह सकते हैं। और बिग बैंग के बाद जो भी हम पढ़ रहे हैं कि गैस और धूल का एक बड़ा सा बादल था, जिसको निहारी का सिद्धांत कहा गया, जो लाप्लास और कांट दोनों ने मिलकर दिया। हालांकि कांट ने यह बताया कि हमारे जो सौरमंडल है उसकी उत्पत्ति गैस के बादलों से हुई, जिसको निहारी का कहा, और फिर लाप्लास ने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया। तो देखो, ये हमने पिछली क्लास में भी समझा था, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमारी जो आज की क्लास है वहीं से शुरू हो रही है। तो यह है निहारी का सिद्धांत और लगभग इसी के जैसा ग्रहाणु सिद्धांत है। जैसे हमने कल समझा था कि सूर्य के करीब एक बहुत बड़ा पिंड आया और गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ बाहरी तत्व निकले, जिससे ग्रह उपग्रह बने। तो हम ये समझ रहे हैं फिलहाल जो हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम है मिल्की वे, इसके एक हिस्से में गैस और धूल का बादल बने और इसका केंद्र बना सूरज।
और बचे हुए हिस्से हमारे ग्रह और उपग्रह बने। इस तरह से हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं पृथ्वी का निर्माण की, जो हमारी आज की क्लास का मुख्य फोकस है। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ? तो आप कह दीजिए लगभग लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। सौरमंडल का निर्माण कब हुआ? 4.6 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ? 4.54 अरब वर्ष पहले। अब देखो ये जो ग्रह बने, इन ग्रहाणुओं के टकराने और जुड़ने से पृथ्वी बनी। सिंपल सी बात यह है। शुरू में पृथ्वी बहुत गर्म और पिघली हुई थी। गुरुत्वाकर्षण से भारी तत्व जैसे कि लोहा, निकेल और भीतर की ओर गए, और हल्के तत्व जैसे कि सिलिकेट, पानी के यौगिक ऊपर रह गए। इससे पृथ्वी की परतें बनी। आपको याद होगा जब हमने शुरुआत में पहला चैप्टर पढ़ा था हमारी पृथ्वी, मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी मुख्यतः 3 परतों से मिलकर बनी है, जिसको नॉर्मली हम कह देते हैं भूपर्पटी, मेंटल और कोर। मेंटल को 2 भागों में बांटा, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, और जो कोर है उसको भी हमने 2 भागों में बांट रखा है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो हमारी ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना इधर है, मैंने चित्र बनाकर आपको दिखाया है। ये हमारी पृथ्वी का पूरा आंतरिक संरचना है, या आंतरिक परतें आप इसको कह सकते हैं। मुख्यतः 3 परतें हैं। ऊपरी क्रस्ट कहलाती है, जिसको कहते हैं भूपर्पटी, उसके बाद मेंटल कहलाती है, और उसके बाद कहलाती है कोर। तो यहाँ पर यही आपको बताया गया है कि जब पृथ्वी बन रही थी तो हल्के तत्व तो ऊपर रह गए और भारी तत्व नीचे पहुंच गए, और परिणामतः हमारी पृथ्वी की परतों का निर्माण हुआ। कौन कौन सी पृथ्वी की परतें हैं? वैसे तो मुख्यतः 3 हैं, लेकिन इन 3 को, जैसे कि हमने नीचे से शुरुआत की, आप ऊपर से अगर आओगे तो सबसे ऊपर की परत है क्रस्ट, जिसको भूपर्पटी कहते हैं, और फिर आपकी ये मेंटल है। इस मेंटल को 2 भागों में बांट रखा है, ऊपर की मेंटल और नीचे का मेंटल। फिर आपका ये बाहरी कोर और फिर आंतरिक कोर। इस आंतरिक कोर का मैंने आपको तापमान बताया था, लगभग लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। यही कारण है कि मानव के जो आधुनिक हथियार हैं, उनसे इस आंतरिक कोर की खुदाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका जो तापमान है वो लगभग लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है। ये मैंने कितना लिख दिया है? हाँ, ये मैंने लिख दिया है 5,05,000, तो 1 जीरो कम कर लीजिए। तो ये हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है उसका तापमान है लगभग लगभग, और घनत्व बहुत ज्यादा है आंतरिक कोर का। तो फिलहाल हमने ये जानकारी ले ली है कि हमारी पृथ्वी की जो परतें हैं वो कैसे बनी। वो ऐसे बनी कि जो भारी तत्व थे वो तो नीचे चले गए पृथ्वी के परत में, और जो हल्के तत्व थे वो ऊपर रह गए। परिणामतः हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ और परतों का निर्माण हुआ। अब देखो वायुमंडल और महासागर कब बने हमारी पृथ्वी पर? ये आपके सामने है। लगभग 4 अरब से लेकर लगभग लगभग आप कह सकते हैं 4 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल और महासागर का निर्माण हुआ। आप सोच सकते हैं कि वायुमंडल कैसे बना होगा। तो देखो ज्वालामुखी लगातार निकली हमारी पृथ्वी से, क्योंकि प्रारंभ में एक आग का गोला था, उससे ज्वालामुखी निकली और ज्वालामुखी से कई तरह की गैसें निकलती हैं, और ज्वालामुखी की इन गैसों के कारण ही प्रारंभिक वायुमंडल बना। देखो कभी कभी आपसे यहां से डायरेक्ट प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि बताइए ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। तो आपको याद रखना चाहिए ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों के नाम। अगर आप नोट कर लें तो आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। मुख्यतः 6-7 गैसें निकलती हैं ज्वालामुखी से। सबसे मुख्य गैस तो होती है CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। दूसरी गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प भी निकलती है। और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, और एक और गैस निकलती है जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये ज्वालामुखी से निकलने वाली मुख्य गैसें हैं, और इन्हीं गैसों के कारण प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण अगर आपसे पूछे कोई कैसे हुआ, तो आप एक शब्द में कह दीजिए ज्वालामुखी के कारण हुआ, क्योंकि ज्वालामुखी से गैसें निकलती हैं। कौन कौन सी गैसें निकलती हैं मैंने आपको बताया, और इन्हीं गैसों के कारण वायुमंडल बना। अब बात कर लेते हैं महासागर कैसे बने। तो देखो धूमकेतु और वाष्पीकृत पदार्थ से पानी आया। धूमकेतु और वाष्पीकृत पदार्थों से पानी आया, और वो पानी इतना ज्यादा हो गया कि एक महासागर बना, जिसका नाम रखा गया महासागर। हम आगे पढ़ेंगे, ये महासागर केवल एक ही था प्रारंभ में, जिसका नाम रखा गया पैंथालासा। अल्फ्रेड वैगनर ने एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। हम अभी पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर
कैसे वायुमंडल बना और कैसे महासागर बने। तो वायुमंडल कैसे बना? ज्वालामुखी के कारण। और महासागर कैसे बना? धूमकेतु और वाष्पीकरण के कारण। और फिर लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। महासागरों में रासायनिक प्रक्रियाओं से आद्य जीवन यानी कि प्रारंभिक जीवन शुरू हुआ और धीरे-धीरे जीवन का विकास हुआ, जैसे कि पेड़-पौधे बने, जीव-जंतु बने और मनुष्य भी पृथ्वी पर आ गया। हालाँकि बहुत बड़ा प्रश्न है कैसे आया? ये दार्शनिक बातें हैं, लेकिन फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर धीरे-धीरे जन्म का विकास हुआ और कब हुआ जीवन की शुरुआत? अगर आपसे पूछी जाए पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई? तो आप कह दीजिए लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत मानी गई। पेड़-पौधे आए, जीव-जंतु बने, मनुष्य आया। कैसे आया? बहुत बड़ा प्रश्न है। सभी लोग इसी खोजबीन में लगे हुए हैं। सभी धर्म इसी पर टिके हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी का कोई सटीक जवाब नहीं है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, और यहीं पर हम इल्झे रहते हैं। चलिए, हमारी क्लास का टॉपिक ये नहीं है। हमने ये समझ लिया कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी, जीवन कब आया। अगर मैं आपको सारांश बताऊं अभी तक का, तो सारांश ये है, बिग बैंग से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। गैस धूल के बादलों से तारे और गैलेक्सीज बनी, जिसको आकाशगंगाएं कहते हैं। सौर निहारिका, जिसको सौरमंडल कहते हैं, सूर्य और ग्रह निर्माण हुआ सौर निहारिका से। ग्रहाणुओं से पृथ्वी का निर्माण हुआ, और जो पृथ्वी है पिघली हुई, उसके कारण पृथ्वी की परतें बनी, क्योंकि जब गर्म पृथ्वी थी, उस गर्म पृथ्वी पर जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर रह गए, वो ऊपर रह गए, और जो भारी पदार्थ थे वो नीचे पहुंच गए। और ज्वालामुखी और धूमकेतु के कारण वायुमंडल और महासागर बने। ज्वालामुखी के कारण तो वायुमंडल बना पृथ्वी पर, और धूमकेतु और वाष्पीकरण के कारण पृथ्वी पर महासागर बने। और फिर रासायनिक विकास हुआ, कुछ अभिक्रिया हुई, जैसे कि साइंस मानता है। एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, और उस रासायनिक अभिक्रिया पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य का जन्म हुआ। तो ये मैंने आपको छोटा सा एक सारांश बताया बिग बैंग थ्योरी का, कांट और लाप्लास की थ्योरी का, चैम्बरलिन और माल्टेन का ग्रहाणु परिकल्पना का, और हमने कल पढ़ा था जेम्स जीन्स और जेफी का जो ज्वारीय परिकल्पना है वो। और आज जो हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखो, ये बहुत ही मुख्य हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। इसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखो, मैं आपको सामान्य परिचय ये बताना चाहता हूं कि एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने ये बताया कि भाई, हमारे जो महाद्वीप हैं वो खिसक रहे हैं लगातार। एक एक जगह वो फिक्स नहीं है, लगातार खिसक रहे हैं। प्रारंभ में अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि प्रारंभ में ये जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, ये प्रारंभ में 7 महाद्वीप नहीं थे। प्रारंभ में केवल एक ही महाद्वीप था, उसको कहा महाद्वीप, और उसका नाम अल्फ्रेड वेगनर ने रखा पेंजिया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो एक सेकेंड बस, थोड़ा सा कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाता है। देखो यहाँ पर, अब ये देखिए, अभी वर्तमान में हमारी पृथ्वी की ये कंडीशन है। 7 महाद्वीप हमारे सामने हैं, और कुछ महासागर भी हमारे सामने हैं। 7 महाद्वीपों में, चलो इधर से शुरुआत कर लेते हैं। देखो, ये उत्तरी अमेरिका है, इधर ये दक्षिण अमेरिका है, इधर ये अफ्रीका महाद्वीप है, फिर ये यूरोप महाद्वीप है, इधर हमारा एशिया महाद्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और नीचे ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। अगर हम इनकी गिनती करें तो कुल मिलाकर हमारी पृथ्वी पर वर्तमान में ये 7 महाद्वीप हैं। लेकिन जो अल्फ्रेड वेगनर हुए हैं, एक महान वैज्ञानिक, उन्होंने ये कहा कि प्रारंभ में हमारी पृथ्वी पर ये 7 महाद्वीप नहीं थे, केवल एक ही महाद्वीप था। उसका नाम उन्होंने दिया पेंजिया, जैसे कि ये रहा आपके सामने। इस तरह का एक बड़ा सा महाद्वीप था जिसको कहा गया महाद्वीप। महाद्वीप, ये इस तरह से एक ही प्रारंभ में महाद्वीप था हमारी पृथ्वी पर, ये। और ये जो पूरा फैला हुआ आपको दिख रहा है नीला नीला, ये पानी था। तो ये महाद्वीप, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि ये एक ही महाद्वीप था, और इसका नाम दिया पेंजिया। पेंजिया। और बाकी का जो आपको दिख रहा है नीला नीला, ये सब पानी था। ये पूरी पृथ्वी पर महासागर भी, जैसे हम देख रहे हैं आजकल, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और भी हम महासागर देखते हैं, जैसे कि हिंद महासागर है, जैसे अटलांटिक महासागर है। बहुत सारे महासागर हमारी धरती पर हैं, और छोटे छोटे महासागर, झीलें हैं। तो जो अल्फ्रेड वेगनर है, उन्होंने यही बताया कि प्रारंभ में हमारी पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप था, जिसका नाम रखा गया पेंजिया,
और एक ही महासागर था जिसका नाम रखा गया पैंथालासा। अल्फ्रेड वेगनर ने यह बताया कि हमारे जो महाद्वीप हैं, जो हमारी वो लगातार खिसक रहे हैं और इन महाद्वीपों के खिसकने के कारण वर्तमान स्थिति जो आज हम देख रहे हैं महाद्वीपों की, ये 7 महाद्वीप बने। और चूंकि ये 7 महाद्वीप बने तो बीच-बीच में कहीं पर हमारे पृथ्वी पर गड्ढा हुआ, बहुत गहरे-गहरे गड्ढे हुए और जो पानी है जो एक ही मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही महासागर है, ये महासागर भी फिर बँट गया। भाई जब ये एक ही हमारा महाद्वीप था, ये 7 हिस्सों में बँट गया, तो फिर बीच-बीच में खाई बनी, गहरे-गहरे गड्ढे बने, उनमें पानी भरता चला गया और हमारे सामने महासागर निकल कर आए। तो अल्फ्रेड वेगनर ने यही एक प्रमुख सिद्धांत दिया, जिसका नाम रखा गया अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बहुत ही मुख्य है, क्यों है अभी आप समझ जाओगे, क्योंकि प्रारंभ में अल्फ्रेड वेगनर को हल्के में ले लिया सभी ने, इनकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया गया, लेकिन बाद में हम देखेंगे बहुत सारे सिद्धांत इनके समर्थन में आए, जैसे कि आर्थर होम्स, अगला सिद्धांत हम पढ़ेंगे। आर्थर होम्स ने बताया, ये सिद्ध किया कि अल्फ्रेड वेगनर की बात सही है कि जो महाद्वीप है वो लगातार खिसक रहे हैं। फिर उसी तरह से एक और सिद्धांत आया हैरी हेस का, उन्होंने भी यही सिद्ध किया कि जो अल्फ्रेड वेगनर है उनकी बात सही है, हमारी जो धरातल है वो लगातार खिसक रहे हैं, हमारे महाद्वीप लगातार गति कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी क्रांति आ गई प्लेट टेक्टोनिक की, जिसको हम कहते हैं प्लेट विवर्तन की। हमारी पृथ्वी प्लेटों से बनी हुई है, मुख्य 7 प्लेटें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, सब कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो प्रारंभ में ये जो अल्फ्रेड वेगनर थे, इनकी बात को हल्के में ले लिया सभी ने और नकार दिया था। हालांकि चलो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। तो आपको अगर प्रश्न में कभी मिले कि बताइए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो वो दिया अल्फ्रेड वेगनर ने, बहुत ही फेमस है। अभी हम समझते हैं क्या है। देखो पृष्ठभूमि की बात करें तो प्रस्तावक ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये दिया अल्फ्रेड वेगनर ने, जर्मन के भूवैज्ञानिक थे, मौसम वैज्ञानिक भी थे। कब दिया? 1912 ईस्वी में दिया, औपचारिक रूप से 1915 में, हालांकि 1912 ही मिलता है, कहीं कहीं किसी किताब में 1915 में मिल जाता है। इनके जो ये सिद्धांत था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि जो महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति है वो कैसे आई, ये 7 महाद्वीप कैसे बने। जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि प्रारंभ में केवल एक ही महाद्वीप था जिसका नाम रखा गया पेंजिया। तो अल्फ्रेड वेगनर ने अपने इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से यही समझाने का प्रयास किया है कि प्रारंभ में ये एक ही महाद्वीप था, वर्तमान में 7 महाद्वीप बने। तो देखो मुख्य विचार की बात करते हैं, अल्फ्रेड वेगनर का मुख्य विचार क्या है? मुख्य विचार यह है कि प्रारंभ में पृथ्वी पर सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया। इस तरह से प्रारंभ में सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे और इन सभी महाद्वीपों को एक ही नाम दे दिया गया जिसका नाम है पेंजिया। पेंजिया ये, और ये जो महासागर था ये भी एक ही था, महासागर जिसको कहा गया, इसका नाम रखा गया पैंथालासा। तो अल्फ्रेड वेगनर ने यही कहा कि भाई प्रारंभ में पृथ्वी पर सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। इस महाद्वीप को वेगनर ने नाम दिया पेंजिया, अर्थात सभी भूमि। पेंजिया मतलब पूरी एक भूमि थी, भूमि का एक ही टुकड़ा था बस पेंजिया। और पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसका नाम रखा गया पैंथालासा। बाद में पेंजिया 2 भागों में बट गया। कौन कौन से वो 2 भाग है अभी हम देखेंगे, लॉरेशिया और गोंडवाना। पेंजिया के शुरू में 2 भाग हुए, एक उत्तर का भाग हो गया और एक दक्षिण का भाग हो गया। उत्तर के भाग को नाम दिया गया लॉरेशिया और दक्षिण के भाग को नाम दिया गया गोंडवाना। जैसे कि आपको मैं इस चित्र में अगर बताना चाहूं, मैं इसको मिटाना चाहता हूं, ये आपने समझ लिया, ये पेंजिया और पैंथालासा। उसके बाद प्रारंभ में ये जो पेंजिया है ये 2 भागों में बट गया और ये जो 2 भाग हैं, एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इरेजर लेना चाहता हूं। बिल्कुल, प्रारंभ में ये जो 2 भाग हैं, ऊपर का जो उत्तर का जो भाग था उसको कह दिया गया लॉरेशिया और जो दक्षिण का भाग है उसको कह दिया गोंडवाना। तो आप इसको, चलिए मैं अगले चित्र पर चलता हूं, वरना आपको समझने में समस्या हो सकती है। देखो सपोज, एक सेकंड फ्रेंड्स, कोई ब्लैंक पेज मिल जाए, आगे चलते हैं। ये रहा हमारा ब्लैंक पेज। देखो सपोज करो कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी की आकृति आप देख सकते हैं और इस पृथ्वी पर मैंने बताया कि शुरू में एक ही महाद्वीप था जिसका नाम पेंजिया है। अब ये पृथ्वी का जो पेंजिया महाद्वीप था ये 2 हिस्सों में बट गया। ऊपर का हिस्सा तो कहलाया
ये वाला हिस्सा तो कहलाया क्या, लॉरेशिया, और ये वाला हिस्सा कहलाया गोंडवाना। ये बीच में अभी भी पानी भरा हुआ है। ये जो उत्तर का हिस्सा है ये तो कहला रहा है लॉरेशिया। उत्तर का हिस्सा कहला रहा है, उत्तर का हिस्सा ये कहला रहा है लॉरेशिया, लॉरेशिया। और जो दक्षिण का हिस्सा है ये कहलाया गोंडवाना। गोंडवाना और लॉरेशिया में पेंजा टूट गया दो भागों में, और बीच में अभी भी ये पानी भरा हुआ है। ये पैंथलासा अभी भी, ये मैंने लाइन बीच में आपको खींच के दिखा दी है। हालांकि अभी भी ये मैंने ये भूमध्य रेखा खींच दी है। आप ऐसे समझ लीजिए जो पेंजिया था वो दो भागों में टूट गया, और ये अभी भी ऐसे हमारी पृथ्वी पर पानी भरा हुआ था। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहे तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ बीच की लाइन को। इस तरह से हमारा पेंजिया दो भागों में टूटा। उत्तर का भाग कहलाया लॉरेशिया और नीचे का जो दक्षिण का भाग था वो कहलाया पेंजिया। अब अगर आप ये कहना चाहें कि इस लॉरेशिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो देखो इस लॉरेशिया में, ये जो लॉरेशिया है, एक सेकंड फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा सिस्टम हैंग है हमारा, कभी कभी हो जाती है गड़बड़। चलिए कोई नहीं। ये जो लॉरेशिया है, इस लॉरेशिया में कौन कौन से क्षेत्र हमारी पृथ्वी के आते हैं उनको देख लेते हैं। देखो पहला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ नॉर्थ अमेरिका, एनए मैंने लिख दिया। दूसरा क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यूरोप। इस लॉरेशिया में जो आते थे यूरोप, वो भी यूरोप इसमें लॉरेशिया में आता था। और तीसरा क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एशिया महाद्वीप, वो भी इसी में आता था, लॉरेशिया में ही। और एक और चौथा क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसका नाम है ग्रीनलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड, वो भी आपको इसी पेंजिया क्षेत्र में देखने को मिलेगा, सॉरी लॉरेशिया में। तो पेंजिया दो भागों में बटा, उत्तरी क्षेत्र कहलाया लॉरेशिया, और इस लॉरेशिया में ये चार क्षेत्र या चार भूभाग आए, जैसे कि आपके सामने है। पहला नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप, तीसरा एशिया और चौथा ग्रीनलैंड। उसी तरह से जो गोंडवाना क्षेत्र है, जो पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है, इस गोंडवाना क्षेत्र में भी कई सारे क्षेत्र आए। कौन कौन से देख लेते हैं। देखो पहला क्षेत्र आपके सामने है, मैं अगर इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखना चाहता हूं। पहला क्षेत्र तो आपके सामने है दक्षिण अमेरिका, जिसको मैं कह देता हूं साउथ अमेरिका। दूसरा क्षेत्र आप यहां पर देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका हमें गोंडवाना में देखने को मिलेगा। तीसरा क्षेत्र यहां पर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद यहां पर आप देखोगे चौथा क्षेत्र अंटार्कटिका, भी इसी में आपको देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका। पांचवा क्षेत्र इसमें आप देखोगे प्रायद्वीपीय भारत, जो कि इसी में था गोंडवाना में। और हमारा भारत आप देखोगे कि प्रारंभ में जो अफ्रीका महाद्वीप है उससे चिपका हुआ था, लेकिन खिसकते खिसकते अब एशिया महाद्वीप में आ चुका है। तो यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारा भारत, प्रायद्वीपीय भारत है हालांकि पूरा नाम। और एक और यहाँ पर क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया कि ये जो पेंजिया है ये दो भागों में बटा। एक भाग ऊपर का जो उत्तरी भाग है वो कहलाया लॉरेशिया, और इस लॉरेशिया में नॉर्थ उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड आते हैं। और जो दक्षिणी भाग है पेंजिया का वो कहलाया गोंडवाना। इस गोंडवाना में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारत और मेडागास्कर आते हैं। तो जो अल्फ्रेड वैगनर है उन्होंने यही बताया कि प्रारंभ में ये जो पेंजिया है दो भागों में बटा, लॉरेशिया और गोंडवाना। फिर ये छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटकर आज की स्थिति में आ गए। वर्तमान की जो स्थिति है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, वर्तमान में जो हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, धीरे धीरे कालांतर में जब ये महाद्वीप लगातार खिसकते चले गए तो ये वर्तमान में इस स्थिति में आ गए, जैसे कि आपके सामने है ये वाली स्थिति आप देख लीजिए। तो वर्तमान में हमारे सामने 7 महाद्वीप ऐसे बने। ये अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। तो अब ये बात करते हैं कि अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी बात को साबित करने के लिए कौन कौन से प्रमुख तर्क दिए। भाई ऐसा तो है नहीं कि हवा हवा में कुछ कह दिया। उन्होंने बहुत ठोस तर्क रखे, जिसके कारण आगे के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वैगनर की बात को मानने के लिए बाध्य हुए। पहला तर्क तो उन्होंने रखा कि जो तट रेखाएं हैं उनमें समानता है। जैसे उदाहरण दिया कि भाई दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आप तट देखो, आपस में मिलते जुलते दिखेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ चित्र दिखाना चाहूं, देखो पहला तर्क उन्होंने दिया कि जो तट रेखाएं हैं महाद्वीपों की वो आपस में मेल खाती है। जैसे आप दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तट देखो, आपस में मिलते जुलते दिखेंगे। देखो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, मैं इसको मिटाकर अगर आपको बताना चाहूँ, एक सेकेंड,
यहां पर जो अल्फ्रेड वेगनर है, उन्होंने ये कहा कि अगर इनके आप तट देखोगे, देखो ये, अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास दक्षिण अमेरिका है, ये यहाँ पर, ये पूरा दक्षिण अमेरिका है ये। तो दक्षिणी अमेरिका अगर एक खिसका के हम यहाँ पर जोड़ दें, तो पूरा फिट बैठेगा कि नहीं? ये देखो भाई, अगर इनको आपस में चिपका दे तो यहाँ पर ये जो दक्षिण अमेरिका का ये जो कोना निकला हुआ है, देखो ये यहाँ पर पूरा फिट होगा कि नहीं होगा? तो ये पूरा महाद्वीप आपस में यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो उसी तरह से ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़ जाएंगे। अल्फ्रेड वेगनर ने यही कहा कि इनके जो तट हैं, जो इनके किनारे हैं, वो एक दूसरे से मेल खाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सा क्षेत्र टूट गया हो, कई भागों में बट गया हो। और पहला ये ठोस तर्क अल्फ्रेड वेगनर ने दिया कि जो महाद्वीपों के तट हैं वो आपस में मेल खाते हैं। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया, दक्षिणी अमेरिका का आप ये तट देखिए और ये अफ्रीका का तट देखिए, इनको आप अगर जोड़ना चाहोगे तो बहुत आसानी से दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो पहला तर्क तो अल्फ्रेड वेगनर ने ये दिया। दूसरा तर्क दिया जीवाश्म की समानता। उन्होंने फिर से उदाहरण दिया कि भाई गोंडवाना भूभागों में एक जैसे जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया, ग्लोस्टोफिटेरिस एक पौधा होता है जो गोंडवाना भूभागों में पाया जाता है। गोंडवाना भूभाग का क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि गोंडवाना क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और हमारा भारत और मेडागास्कर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही तरह के आपको जीवाश्म देखने को मिलेंगे। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया, एक पौधा है जिसका नाम है ग्लोस्टोफिटेरिस, तो वो इन सभी क्षेत्रों में, जो गोंडवाना क्षेत्र है, वहां पर ये पौधा देखने को मिलेगा। तो दूसरा तर्क अल्फ्रेड वेगनर ने ये दिया। ये जो हमने यहाँ पर मेडागास्कर के क्षेत्रों के नाम लिखे हैं, ये आपके सामने रहे हैं, कुल 6 क्षेत्र हैं आपके सामने ये रहे, जिसमें आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारत और मेडागास्कर आता है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने यही बताया कि भाई जो गोंडवाना का भूभाग क्षेत्र है, उसमें एक जैसे जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे ग्लोस्टोफिटेरिस पौधा है, गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने कुछ ठोस तर्क दिए, जिससे ये सिद्ध हुआ कि हाँ, प्रारंभ में हमारा एक ही तरह का महाद्वीप था जिसका नाम रखा गया है पेंजिया। और भी उसने ठोस तर्क दिए। तीसरा तर्क ये दिया कि भूगर्भीय संरचनाएं हैं, जैसे चट्टानों और पर्वतों की श्रृंखलाएं निरंतरता है। जैसे उत्तरी अमेरिका का जो अपलाचियन और यूरोप का जो कैलिडोनियन पर्वत है, वो आपस में मेल खाते हैं, क्योंकि प्रारंभ में एक ही जगह के स्थान थे। और चौथा प्रमाण उन्होंने दिया कि जलवायु प्रमाण भी है, जो कि मेल खाते हैं। उष्णकटिबंधीय पौधों के जीवाश्म अब शीत क्षेत्रों में मिलते हैं, अर्थात महाद्वीप कभी दूसरे अक्षांश पर थे। भाई उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया है कि प्रारंभ में ये जो हम वर्तमान में 7 महाद्वीपों का स्वरूप देख रहे हैं, प्रारंभ में ऐसा नहीं था। केवल और केवल एक ही तरह के हमारे पास एक ही महाद्वीप था जिसका नाम रखा पेंजिया। इस तरह का आप देख सकते हैं, ये पूरा एक महाद्वीप था। जब ये आपस में टूटा, सपोज ये आपस में टूटा, तो यहाँ के जो क्षेत्र है, यहाँ के जो जलवायु क्षेत्र है, जो पेड़ पौधे हैं, वो यहाँ पर भी पाए गए, यहाँ पर भी पाए गए, इधर भी पाए गए। तो इन्हीं कुछ बातों से अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्ध किया कि प्रारंभ में एक ही महाद्वीप था जिसका नाम है पेंजिया। अब देखो, कुछ कमियां रही सिद्धांत की, जिसके कारण पूरी तरह से सिद्धांत को प्रारंभ में नहीं माना गया। कौन कौन सी वो कमियां थी? पहली कमी तो ये थी कि भाई महाद्वीप क्यों खिसके, इस महाद्वीपों के खिसकने का कारण क्या था, अल्फ्रेड वेगनर उसको नहीं बता पाए, स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए। पहली कमी तो ये थी, महाद्वीपों के खिसकने की शक्ति स्पष्ट नहीं बता पाए। और दूसरी कमी तो नहीं कह सकते, हमें ज्ञान नहीं था कि प्लेट टेक्टोनिक्स का ज्ञान नहीं था। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, हम हमारी अगली क्लास होगी प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हमारी जो धरातल है, हमारी जो पृथ्वी है, वो कुछ प्लेटों से बनी हुई है। मुख्यतः 7 प्लेटें हैं जो लगातार गति कर रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, जिनके कारण ज्वालामुखी होता है और पर्वतों का निर्माण होता है। हमें उसका ज्ञान नहीं था, लेकिन वर्तमान में हमें उसका ज्ञान है, तो हमने वेगनर के इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से स्वीकार लिया है। और सबसे बड़ी बात है, 1930 तक यह सिद्धांत बहुत लोगों ने नकार दिया था। क्यों नकार दिया था 1930 में? 1930 तक क्योंकि आर्थर होम्स नाम के वैज्ञानिक ने 1930 में एक सिद्धांत दिया, संवहन धारा का सिद्धांत, और उसने इस अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बहुत अच्छा सिद्धांत दिया, संवहन धारा का सिद्धांत। तो कमियां मुख्यतः बस इतनी ही कही गई कि वेगनर ने ये नहीं बताया कि महाद्वीपों के खिसकने का क्या कारण है, बस ये कमी थी मुख्य। और दूसरी कमी शुरुआत में इसलिए नकारा गया अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को, क्योंकि हमें प्लेट टेक्टोनिक्स का ज्ञान नहीं था
और तीसरा, जब जब आर्थर होम्स ने सनवैनी धारा का सिद्धांत दे दिया 1930 में, 1930 तक की कमी है सारी ये। 1930 के बाद अधिक से अधिक बातें अल्फ्रेड वेगनर की मान ली गई वैज्ञानिकों के द्वारा। देखो, बात कर लेते हैं आधुनिक स्थिति की। तो देखो, आधुनिक स्थिति आपके सामने है। 1960 और 70 के दशक में समुद्री तल का प्रसार स्वीकारा गया। हम आगे पढ़ेंगे। हैरी हेस ने एक सिद्धांत दिया। उसने ये बताया कि समुद्री तल भी, उसका भी प्रसार हो रहा है जो समुद्र का तल है। और फिर प्लेट टेक्टोनिक्स के प्रमाण मिले, जिससे ये सिद्ध हुआ कि ज्वालामुखी आती है। भाई, जो हम पढ़ेंगे अगली पूरी क्लास में, बस अभी आप ये समझ लीजिए, प्लेट टेक्टोनिक्स के प्रमाण मिले। और फिर प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के कारण इस अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को पूरी तरह से व्यापक रूप से पढ़ाया जाने लगा और इसको स्वीकार कर लिया गया। तो ये था अल्फ्रेड वेगनर। मोटी मोटी सी बात आपके लिए ये रही, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत मुख्य है। सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। किसने दिया अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। मुख्य विचार क्या है? मुख्य विचार यह है कि प्रारंभ में पेंजे नामक एक ही महाद्वीप था, धीरे धीरे टूटकर आज के महाद्वीप बने, और वर्तमान में हमें पता है कुल 7 महाद्वीप हैं। उसके बाद प्रमाण की बात करें, कौन कौन से इसने प्रमाण दिए अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए? तो पहला प्रमाण दिया तटरेखा की समानताएं हैं। दूसरा प्रमाण दिया जीवाश्म चट्टान या पर्वत श्रृंखलाएं। और फिर जलवायु प्रमाण, एक ही तरह की जलवायु कई कई मतलब एक से अधिक महाद्वीपों पर पाई जाती है। तो ये इसने प्रमाण दिए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। कमी सिर्फ इतनी थी कि ये कारण नहीं बता पाया कि विस्थापन क्यों हुआ महाद्वीपों का। लेकिन आधुनिक रूप की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को स्वीकार लिया गया। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। अब चलते हैं 1930 की, जब हम बात कर रहे हैं, एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम है संवहनीय धारा सिद्धांत, जो कि आर्थर होम्स ने दिया। और इस आर्थर होम्स ने अल्फ्रेड वेगनर के जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था उसको प्रूफ किया कि हाँ, उसकी बात सही थी। तो इस संवहनीय धारा सिद्धांत क्या है? देखो, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूं तो अल्फ्रेड वेगनर ने यह कहा कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो एस्थोनोस्फियर है, अर्थात पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, उसमें रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन होता रहता है, जिसके कारण पृथ्वी की आंतरिक जो सतह है वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर पिघलने लगती है। और जब गर्म होती है तो गर्म होने के कारण जो सतह है वो ठंडी मतलब हल्की होगी, और हल्की होने के कारण वो ऊपर आने लगती है, कभी नीचे जाने लगती है। देखो, यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। सपोज अगर मैं आपको एक चित्र बनाकर समझाना चाहूँ, जो ऑर्थर होम्स है उसने क्या समझाने का प्रयास किया? उसने ये समझाने का प्रयास किया कि सपोज ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा है जिसको कहते हैं भूपर्पटी। उसके बाद ये हमारी पृथ्वी का दूसरा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं मैंटल, और हमारी पृथ्वी का ये अंतिम हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कोर। तो ऑर्थर होम्स ने जो समझाने का प्रयास किया वो ये किया, संवहनीय धारा का मतलब हुआ कि ये जो आंतरिक परत है हमारी पृथ्वी की, ये वाली जो परत है आंतरिक परत, ये यहाँ पर कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन होता रहता है, जिसके कारण इस क्षेत्र का तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने के कारण जो यहाँ पर पदार्थ हैं वो पिघलते हैं, गर्म होते हैं, और गर्म होने के कारण हल्के होते हैं। फिर ये लगातार ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, यहाँ तक ऊपर जाते हैं, और यहाँ सर ऊपर उठने के बाद जहाँ पर क्योंकि ठोस एरिया है, इससे टकराने के बाद ये फिर वापस नीचे आ जाते हैं। ऊपर उठे वापस नीचे आए, ऊपर उठे नीचे आए, यही इनकी प्रक्रिया चलती रहती है। और फिर एक कारण ऐसा आता है कि ये ऐसे इसमें दरार पड़ के ज्वालामुखी निकलने लगती है बाहर। यही संवहनीय धारा का सिद्धांत है जो आर्थर होम्स ने दिया 1930 में। और ये ऐसा क्यों हुआ? जब ये हमारा मैग्मा, या हम कुछ भी कह सकते हैं इसको, जब रेडियो सक्रिय विघटन हो रहा है और ये पदार्थ गर्म हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, तो जिसके कारण ये फिर जब गर्म हो रहे हैं तो लगातार गतिशील है, गति में है। तो गति में होने के कारण आर्थर होम्स ने यही समझाया कि हमारी जो पृथ्वी है, जो अल्फ्रेड वेगनर है, उसकी बात सही है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं आर्थर होम्स की बात। उन्होंने क्या कहा? देखो, परिचय की बात करते हैं तो उन्होंने यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार देने के लिए प्रस्तुत किया। सिद्धांत का मूल विचार क्या था? मूल विचार यह था कि पृथ्वी के अंदर मेंटल भाग में रेडियोधर्मी तत्वों का अपघटन, जिसके कारण अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है, और ऊष्मा पदार्थ को गर्म कर हल्का बनाती है। भाई, ताप होगा तो पदार्थ गर्म होगा, फिर वो हल्का भी होगा, जिसके कारण वो ऊपर की ओर उठते हैं और ठंडे होकर पुनः नीचे की ओर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहीं पर ये समझाने का प्रयास किया। भाई, गर्म होंगे तो ऊपर जाएंगे, ठंडे होंगे तो नीचे आएंगे, फिर गर्म होंगे ऊपर जाएंगे, ठंडे होंगे नीचे आएंगे, यही प्रक्रिया चलती रहती है।
इस प्रकार संवहन धाराएं बनती हैं। ये जो गर्म होकर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, इनको कह दिया संवहन धाराएं। और ये जो धाराएं ऊपर स्थित पृथ्वी की परपटी या महाद्वीपीय प्लेटों को धकेलने या खींचने के कार्य करती है। इस प्रकार प्लेटें एक दूसरे से दूर या पास आती हैं। तो यही अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि भाई हमारे जो महाद्वीप हैं अभी वर्तमान में, वो अभी भी गतिशील है। और यही बात आर्थर होम्स ने 1930 में बताई कि संवहनीय धारा के कारण हमारी जो प्लेटें हैं, आंतरिक प्लेटें पृथ्वी की, वो लगातार एक दूसरे के या तो पास जा रही हैं या दूर जा रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, पर्वतों का निर्माण हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, और जो कटक हैं वो बन रहे हैं, ज्वालामुखी गतिविधि हो रही है। तो ये प्रमुख सिद्धांत था आर्थर होम्स का, जिसने दिया 1930 में आर्थर होम्स ने सिद्धांत दिया और अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार देने के लिए दिया। ये था 1930 का आर्थर होम्स का संवहनीय धारा सिद्धांत। एक और सिद्धांत है महासागरीय नितल का प्रसार सिद्धांत, जो दिया हैरी हेस ने, और इस हैरी हेस के सिद्धांत ने भी अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया। देखो, ये जो हैरी हेस है, इसने 20वीं शताब्दी के लगभग मध्य तक भूगोलविदों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि महाद्वीप किस प्रकार खिसक रहे हैं। भाई अल्फ्रेड वेगनर क्यों फेल हुआ? फेल तो नहीं हुआ, उसकी बात शुरुआत में क्यों नकारी गई? वो इसलिए नकारी गई क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर ये नहीं समझा पाया कि ये जो महाद्वीपीय गति हो रही है, ये क्यों हुई, इनमें गति क्यों हो रही है, ये नहीं बता पाया अल्फ्रेड वेगनर। तो 20वीं सदी तक लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये गति क्यों हो रही है। तो यही समझाया हैरी हेस ने महासागरीय नितल प्रसार के सिद्धांत के माध्यम से। क्यों खिसक रहे हैं, उसने बहुत अच्छे से समझाया। तो देखो, जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, लेकिन लेकिन उसके लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं थे। 1960 में हैरी हेस ने, जो कि एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे, तो 1960 में हैरी हेस ने महासागरों के तल के अध्ययन से एक नया विचार प्रस्तुत किया। महासागरों के तल के अध्ययन से एक नया विचार प्रस्तुत किया। और वो विचार क्या था? वो विचार ये था, देखो यहां पर समझ लो, वो विचार ये था कि महासागरों के बीचों बीच एक बड़ी समुद्री पर्वतमाला होती है। ये पर्वतमाला कैसे बनेगी भाई, ये सोचिए। तो हैरी हेस ने ये समझाया कि ये जो पर्वतमाला, इसको रिज कहते हैं, कटक कहते हैं। भाई इंग्लिश में तो पर्वतमाला को रिज कहेंगे और हिंदी में कटक कहेंगे। तो इस रिज या कटक के कारण जो मतलब ये क्यों बनी, उसने ये समझाने का प्रयास किया कि जो मैग्मा और जो लावा है वो ऊपर उठता है। और मैग्मा लावा कैसे आएगा ऊपर? क्योंकि हमारी जो प्लेटें हैं वो लगातार आपस में टकरा रही हैं, और जब आपस में टकराती हैं तो फिर ऊपर ज्वालामुखी निकलने लगती है, जिसके कारण ठंडा हो जाता है लावा। जब ऊपर ज्वालामुखी निकलेगी तो लावा ठंडा होगा बाहर आकर, और जब लावा ठंडा होगा तो ये पर्वतों के रूप में अपना रूप धारण कर लेगा। जब ये मैग्मा ठंडा होता है तो समुद्री भूप्रपट्टी बना देता है, जिसको कहा ओशियन क्रस्ट। तो ये हैरी हेस का महासागरीय नितल सिद्धांत। देखो, अगर आपको इसको मैं चित्र के माध्यम से समझाना चाहूं तो चलिए एक नए पेज पर चलते हैं। हैरी हेस का सिद्धांत क्या है? देखो, हैरी हेस जो है उसका प्रमुख सिद्धांत ये है कि सपोज हमारे पास, ये यहां पर हम मध्य अटलांटिक सागर की बात कर लेते हैं, महासागर की। ये मैंने एक यहाँ पर भूमध्य रेखा खींची, और हम अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा इधर कौन सा महाद्वीप आपको मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लगभग यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। ये ऊपर आप यूरोप देखोगे, इधर इसको मैं कह देता हूँ अफ्रीका, चलो कहने की जरूरत नहीं, आप समझ जाना। और इधर आप देखोगे ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, और उत्तरी अमेरिका के नीचे ये आप देखोगे दक्षिण अमेरिका है। तो ये आप देख सकते हो, ये इधर हमारा उत्तरी अमेरिका है, और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, और ये इधर अफ्रीका महाद्वीप है। समझना हैरी हेस ने क्या समझाया, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये मध्य अटलांटिक महासागर की हम बात कर रहे हैं। हैरी हेस ने ये बताया कि ये जो मध्य अटलांटिक महासागर है ना, इसके बीच में कटक देखने को मिलती है। ये कटक मतलब रिज या पर्वतमाला आप कह सकते हैं। ये इस तरह से आप मध्य अटलांटिक महासागर में एक कटक देख सकते हैं। कटक मतलब रिज, जिसको कहते हैं पर्वतमाला। तो ये इस तरह से मध्य अटलांटिक महासागर में कटक देखी गई, जो कि हैरी हेस ने देखी। अब उसने क्या समझाया इस कटक के माध्यम से? हैरी हेस ने उसने ये समझाया कि इधर भी कुछ पर्वत हैं, ऐसे अभी मैं बॉक्स में बना देता हूं, इधर भी कुछ पर्वत हैं,
उसी प्रकार कुछ पर्वत इधर हैं और कुछ पर्वत इधर हैं। ये मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं, अभी आप समझ जाओगे मेरी बात। हैरी हेस ने क्या समझाने का प्रयास किया है, वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हैरी हेस ने यही समझाया कि भाई ये जो मध्य अटलांटिक सागर है ना, इसके बीचों बीच एक रिज पाई जाती है, कटक पाई जाती है, और यहाँ पर कुछ पर्वत देखे गए। देखो, अगर मैं इनका नामकरण करूं तो ये आप कह सकते हैं एक, यहाँ पर भी एक है। क्यों है अभी आप समझ जाओगे। ये दो है, ये भी दो है, और ये तीसरे प्रकार के पर्वत हैं, यह भी इधर तीसरे प्रकार के पर्वत है। तो हैरी हेस ने ये समझाया कि भाई ये जो एक नंबर के पर्वत है ना, दोनों कटकों के इधर उधर दाएं बाएं, ये जो आप देख रहे हैं एक नंबर की जो है, ये नवीनतम आयु की चट्टाने हैं। नवीनतम आयु की चट्टाने हैं। ये जो एक नंबर की चट्टाने हैं, ये नवीनतम आयु की चट्टाने हैं। हैरी हेस ने यही समझाया। और जो दो नंबर की चट्टाने हैं, ये मध्यम आयु की चट्टाने हैं। ये जो एक नंबर की चट्टाने हैं, ये नवीनतम चट्टाने हैं। नवीनतम आयु, नवीनतम आयु की चट्टाने हैं ये। उसी प्रकार हैरी हेस ने जो दो नंबर की चट्टाने हैं, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो, ये मध्य आयु की चट्टाने हैं। और जो तीसरे नंबर की चट्टाने हैं, चाहे वो दाईं तरफ हो चाहे वो बाईं तरफ हो, दोनों सेम सेम है। जो एक नंबर की है वो दोनों सेम सेम है, जो दो नंबर की है दोनों सेम है, और जो तीसरे नंबर की है वो दोनों सेम है। और ये प्राचीनतम आयु की चट्टाने हैं जो तीसरे नंबर की है, प्राचीनतम आयु। तो हैरी हेस ने क्या समझाने का प्रयास किया। हैरी हेस ने यही समझाने का प्रयास किया कि भाई जो समुद्रीय नितल है, महासागर का जो तल है, वो भी लगातार फैल रहा है, उसमें भी प्रसार हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये कभी एक टाइम ऐसा था, ये जो तीसरे नंबर के जो पर्वत हैं, जो मैंने अब यहाँ पर नंबर डाले हैं, ये इस कटक के करीब थे। लेकिन महासागरों का जो नितल है उसमें प्रसार हो रहा है, तो ये दूर हो गया नितल। देखो, कभी यहाँ पर ये करीब था, तीसरा नंबर यहाँ था, जहां पर अभी एक नंबर है, यहाँ पर कभी तीसरा नंबर हुआ करता था। फिर ये चूंकि समुद्रों का प्रसार हो रहा है, नितल का प्रसार हो रहा है, तल का, तो ये 3 नंबर देखो कितनी दूर पहुंच गया। दूसरे नए तरह के पर्वत बने, फिर वो भी दूर पहुंच गया, और फिर अभी जो नवीनतम आयु के पर्वत बने एक नंबर के, वो आपके सामने है। हैरी हेस ने यही समझाया। ये हमारे सामने है मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक ये मध्य अटलांटिक कटक है। तो हैरी हेस ने यही समझाने का प्रयास किया है कि महासागर का जो तल है वो भी लगातार फैल रहा है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, और इसी इसी के माध्यम से हैरी हेस ने यही समझाने का प्रयास किया, जो अल्फ्रेड वैगनर है उसकी बात सही है। तो देखो, धीरे धीरे नई भूपरपट्टी बनती है और पुरानी भूपरपट्टी रिज से दूर खिसकती है, जैसे कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया। भाई, नई भूपरपट्टी बनेगी और जो पुरानी भूपरपट्टी है वो दूर खिसक जाएगी। इस प्रकार महासागर का तल लगातार फैलता रहता है। यही बताया हैरी हेस ने। मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया। सबसे प्राचीन आयु के जो पर्वत हैं वो 3 नंबर के हैं, और ये प्रारंभ में रिज के पास थे, इस कटक के पास थे। अब धीरे धीरे ये पर्वत खिसकते चले गए, क्योंकि जो महासागर है उसके तल का फैलाव हो रहा है। फिर दूसरे नंबर के बने, ये भी दूर खिसक गए क्योंकि फैलाव हो रहा है। और अब ये पहले नंबर के नवीनतम आयु के चट्टान है, जो अभी रिज के पास है। अगर ऐसे ही फैलाव होता रहा तो ये एक नंबर की चट्टानें भी इस कटक से दूर चली जाएंगी, फिर दूसरे पर्वतों का निर्माण होगा दोनों साइड। तो यही हैरी हेस ने बताने का प्रयास किया कि भाई, अल्फ्रेड वैगनर की बात बिल्कुल सही है। लगातार महाद्वीप खिसक रहे हैं, गतिशील है। देखो, निष्कर्ष की बात करते हैं। हैरी हेस के सिद्धांत से यह स्पष्ट हो गया कि महाद्वीप खिसकते हैं क्योंकि महासागर का तल फैलता है। यही विचार आगे चलकर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार बना। हम आगे की क्लास में यही पढ़ेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। फिलहाल ये आपको बताना बहुत जरूरी था। हैरी हेस, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया, आर्थर होम्स और अल्फ्रेड वैगनर। हमारी अगली क्लास होगी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज के लिए आपके लिए इतना काफी है। आपसे फिर मिलता हूं अगली क्लास में। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आशा करता हूं आप अपनी मंजिल तक एक एक कदम डेली बढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आपसे विदाई लेता हूं, और विदाई लेने से पहले आपसे जाते जाते अपील करता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अन्य लोगों से भी कराएं। टेक केयर, बाय बाय।